गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और आज का ये जो वीडियो है दैट इज़ डेडिकेटेड टू ऑल दोज फेलोज़ जिनको लगता है कि उनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है या जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये वीडियो बनाने की मुझे अभी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज़ अभी कुछ दिनों से स्पेशली सीडीएस के जो बच्चे हैं, जो यूजुअली थोड़े से आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जो 10वीं तक ही मैथ्स किए होते हैं और उन्होंने मैथ्स छोड़ दी होती है और वो आते हैं कोचिंग के लिए, तो उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है वो काफ़ी सारी होती हैं। और चूँकि जब आप इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में कहीं पे भी, तो यू मे बी फेसिंग दो स्टूडेंट्स एज वेल इन योर क्लास हु आर गुड एट मैथ्स। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि जो बच्चे मैथ्स को लेके एक पहले से ही जिनके मन में डर होता है या जिन्होंने कभी मैथ्स को स्कूल लेवल में पसंद ही नहीं किया, रीजंस में भी मैनी, कई बार ये रीजंस होते हैं उनके टीचर्स के वजह से या पेरेंट्स के वजह से, जिन्होंने उनको मैथ्स इस तरह से पढ़ा दिया होता है कि उनके मन में एक डर बैठ जाता है। तो उन सब के लिए ही ये वीडियो है, जिसका हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखा है कि लव मैथ्स, दैट्स हाउ यू विल गेट टू इम्प्रूव। क्योंकि अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, जैसे एफ कैट हो गया, सी डी एस हो गया, मैं यहाँ पे एन डी ए को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि एन डी ए में अगर तुम्हारे 11th और 12th में मैथ्स नहीं है तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू क्लियर एन डी ए पेपर, बिकॉज उसमें मैथ्स जो होता है वो एक मेन टॉपिक होता है। उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वही मैथ्स का होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 120 क्वेश्चन, और उसको क्लियर किए बिना तुम अपना दूसरा पेपर दे ही नहीं सकते। तो मैं एनडीए के बच्चों को तो ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा, बट यस, उनमें वो बच्चे ज़रूर हो सकते हैं जिनका मैथ्स वीक है। तो अगर तुम अपने मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, बहुत दोस्त फेलोज जो कि सी डी एस में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी 11th और 12th में मैथ्स नहीं किए, तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो सी डी एस का मैथ्स होता है या एफ कैट का मैथ्स होता है या सी पी एफ का मैथ्स होता है, ये अप टू 10th लेवल तक का होता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री मैथ्स बोलते हैं। और 10th तक तो सबके पास मैथ्स होता ही होता है। 11th-12th की बात करें तो 11th-12th में अगर तुमने 11th-12th में ही मैथ्स ड्रॉप आउट किया हुआ है, तब तो फिर कोई चांस नहीं है कि तुम एनडीए बिना 11th-12th के मैथ्स को पढ़े हुए कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मैथ्स के साथ में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हो या उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट लाए कैसे, जो लव मैथ्स वाली बात है, उसके बारे में ये वीडियो हम लोग एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर तुम किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन में उतर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अब ये वीडियो चूँकि मैथ्स के लिए है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तुम सी डी एस के लिए ऑप्ट कर रहे हो या सी पी एफ के लिए ऑप्ट कर रहे हो या एफ कैट के लिए ऑप्ट कर रहे हो या इवन एन डी ए के लिए ऑप्ट कर रहे हो, तो व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ मैथ्स। और सिलेबस जानने के साथ साथ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स हैं मार्केट में जो बेस्ट हैं और कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो बेस्ट है। देखो, टीचर्स को सिलेक्ट करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके एक्सपीरियंस को देखना। मैं ये नहीं कहता कि जो बच्चे यंगस्टर्स हैं वो अच्छा नहीं पढ़ा सकते, बट यस, एक्सपीरियंस जो चीज़ होती है ना, वो सिर्फ एक तुम्हें ऐसे टीचर से मिल सकती है जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में 15 to 20 ईयर्स का है। क्योंकि उन्हें ये बातें पता होती है कि पेपर में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो बच्चों को ज़्यादा देख चुके होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि अगर कोई बच्चा वीक है तो उसके साथ कैसे डील करना है, जो बच्चा स्ट्रांग है उसको कैसे गाइड करना है। तो ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक ऐसे टीचर के पास हो सकता है जो 15 से 20 साल तक अपने उसी फील्ड में पढ़ा रहा हो। बुक्स की जहाँ तक बात है, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि बुक सिलेक्ट करते समय, जैसे सी डी एस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मैथ्स की जो सबसे बेस्ट बुक होगी वो तुम्हें तुम्हारा कंसर्न टीचर ही बता सकता है। क्योंकि कई बार टीचर्स अपने मटेरियल बनाता है और वो मटेरियल काफ़ी सारे बुक्स के अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके वो बनाता है। उसका जो मटेरियल होता है उसमें वो सारी बातें होती हैं जिसको उसने देखा होता है कि 15-20 साल में क्वेश्चंस के पैटर्न में कितना चेंजेस आया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने मटेरियल को डेवलप करता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स तुम्हें मिलेंगे, तुम सारे बुक्स परचेस करके उनके क्वेश्चंस को बना नहीं सकते, और अगर तुम ऐसा करने की कोशिश भी करोगे तो यू विल बी लैंडिंग अप इन ट्रबल। एक कॉमन बुक जो सबके पास होनी चाहिए वो होती है प्रीवियस ईयर की बुक। अगर तुम किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे पास में उस पार्टिकुलर
पेपर के लिए जो बुक प्रीवियस ईयर जो उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं कम से कम 15 से 20 साल के, वो तुम्हारे पास में होने चाहिए। लेकिन नोट्स और क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उसका कोई तोड़ तुम्हें किसी बुक के अंदर में नहीं मिलने वाला है। सिलेबस तुम्हें मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीपीएफ हो, एफकेट हो, लेकिन इनको अप्रोच कैसे पढ़ करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें सिर्फ एक टीचर बता सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी मैथ्स बेसिक लेवल से कर रहे हो, तुम कहते हो मेरी बेसिक स्ट्रांग नहीं है, मैं क्या करूँ ना। व्हाट इज़ बेसिक्स एक्चुअली? जब हम ये वर्ड बोलते हैं बेसिक्स हमारा स्ट्रांग नहीं है। देखो, तुम्हारा अच्छा टीचर तुम्हें क्लास के स्टार्टिंग में बेसिक्स जरूर बताएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो क्लासरूम में आया और उसने स्टार्ट कर दिया सीधा क्वेश्चन के साथ में। सपोज़ करो कोई बच्चा है जिसको मैथ्स ढंग से आता ही नहीं है, और कोई टीचर आया बोला कि मैंने आज नंबर सिस्टम पढ़ाना है, तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा। वो सबसे पहले ये बताएगा कि नंबर सिस्टम से आते कितने क्वेश्चन से, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के कितने टाइप होते हैं, उनके अंदर में कौन कौन से एरिया है जहाँ से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आते हैं। वो तुम्हें एक बात ज़रूर बोलेगा, और वो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, कि तुम्हें ना स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। अब चाहे तुम एनडीए के लिए जा रहे हो, सीडीएस के लिए जा रहे हो, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, तुमको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, जैसे तुम्हें डेज ऑफ ए वीक याद है और मंथ्स इन ए ईयर याद है, उसी तरह से स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 से लेकर 30 तक का, और क्यूब्स कम से कम 20 तक का। इससे तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज मिलता है पेपर के अंदर में, कि कई बार कैलकुलेशन करते समय इन्हीं वैल्यूज़ के साथ में हमें जूझना पड़ता है, तो हम वहाँ बैठ के निकाल रहे होते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। हमेशा याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ अ गेम ऑफ टाइम। वहाँ पे अगर तुम किसी क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे हो तब तुम्हें फ़ायदा है। अगर तुम उसको अपने मोनोटोनस स्पीड से कर रहे हो, तुम्हें 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे हैं, या 120 क्वेश्चन करने हैं 2.5 घंटे हैं, और तुम एक क्वेश्चन के पीछे 3 से 4 मिनट लगा दे रहे हो, वहाँ पे तुम 20 का स्क्वायर निकाल रहे हो, 28 का स्क्वायर निकाल रहे हो, 13 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद होता है और वो वहाँ पे अपना टाइम बचा लेते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जब तुम पेपर में जा रहे हो तो ये बेसिक सी बात करके जानी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तुम्हारे पास में एक फॉर्मूला का बुक होना चाहिए। फॉर्मूला बुक मतलब वो तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ फॉर्मूला का कॉपी जिसको बोलते हैं। तो उसमें तुम रेगुलर इंटरवल में सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर रहे हो वाइल यू आर अटेंडिंग द क्लासेज एनीवेयर, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी पढ़ रहे हो। वहाँ पे जब टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है तो जो वो नोट्स दे रहा है उसमें जो फॉर्मूला वाला पार्ट है उसका तुम्हें अलग से एक कॉपी बनाना है, जिसकी रिवीजन होनी चाहिए रेगुलर बेसिस में। और यहाँ पे स्पेशली मैंने बोला है 15 मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड एंड इन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जब तुम सुबह उठते हो फ्रेश होके 15 मिनट उस समय, और रात में सोने से 15 मिनट पहले। क्योंकि इस दौरान तुम्हारा माइंड जो होता है रिलैक्सिंग फेज में जाता है। जैसे रात की बात अगर मैं करूँ, तो रात में जो लास्ट चीज़ तुम सुनते हो या देखते हो या पढ़ते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाता है, और जब तुम सो रहे होते हो तब भी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्ट कर रहा होता है। तो लास्ट इनपुट जो तुम अपने माइंड को देते हो वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए यूजुअली कहा जाता है कि रात में कभी भी सोने से पहले मोबाइल फ़ोन या टीवी देख के सोना नहीं चाहिए। हाँ, टीवी में तुम कोई अच्छी चीज़ देख के सोए हो वो ठीक है, लेकिन उसमें भी अवॉइड करो, बिकॉज यूवी रेज जो आ रहे हैं वो तुम्हारे आंखों के लिए ठीक नहीं है, दिमाग के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये कभी मत करना। तो उस समय ये जो टाइम होता है ना, वो सोने से पहले अगर तुम प्रिपरेटरी स्टेज में हो, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तुम अपने फॉर्मूला बुक को रिवाइज करके सोओगे, तो वो फॉर्मूलाज तुम्हारे माइंड में बैठ जाएंगे। और मॉर्निंग में भी माइंड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत तेज़ होती है, वो अपनी पूरी 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा होता है। तो उस समय अगर तुम इन फॉर्मूलाज को दोबारा रिवाइज करते हो तो भी तुम्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और देन यू विल ऑटोमेटिकली फील कि तुम्हारा मैथ्स जो पहले 1% था आउट ऑफ 100, वो बढ़ के हफ्ते भर में या 15 दिन में ही 10 से 20% हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो एक बात है, जैसे कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ्स बहुत बोरिंग होता है, ये बहुत ड्रेडेड होता है, इसको तो देख के ही मुझे डर लगने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जिस सब्जेक्ट को तुम बोरिंग कह रहे हो उसमें तुमको पहले अपना इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट आएगा कैसे? क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्पेशली तुमको जितने भी बच्चे मिलेंगे वो यही बात बोलेंगे तुमको कि मैथ्स बोरिंग है, मुझे डर लगता है। तो तुम्हें एक ऐसे टीचर को ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें सिर्फ मैथ्स पढ़ाए नहीं, वो तुमको मैथ्स करना सिखाए। क्योंकि एक अच्छे टीचर का काम होता है कि बच्चे के अंदर से मैथ्स का जो डर है वो उसको हटा सके, उल्टा उसका इंटरेस्ट उस पर क्रिएट करा सके। बट ऐसे टीचर्स थोड़े रेयर हैं।
क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो टीचर्स अपनी सब्सक्राइबर और लाइक्स के ऊपर में ज़्यादा बिजी हो गया है। वो ये भूल गया है कि जो बच्चा उससे पढ़ने आया है उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अपने मैथ्स को इम्प्रूव करने की है। तो बच्चे को भी ये बात समझ में आने लगती है कुछ देर के बाद कि ये टीचर अपना सिर्फ काम कर रहा है, उसका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ इस बात पे है कि कैसे सिलेबस को वाइंड अप किया जाए, कैसे क्लास को वाइंड अप किया जाए, या कैसे अपनी पब्लिसिटी की जाए। तो तुम्हें ऐसे टीचर को ढूंढना पड़ेगा जो एक्चुअली ये काम छोड़ के तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट है। लेकिन कोई भी टीचर तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट तभी लेगा जब वो देखेगा कि तुम उसके सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो। और खासकर मैं यहाँ पे बात मैथ्स की ही करूँगा, क्योंकि मैथ्स को लेके ही बच्चों को एक फोबिया होता है। अगर तुम किसी टीचर को जाके कमिट करते हो कि यार सर जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा, आप जिस तरह से मुझे गाइड करोगे मैं वैसा ही करूँगा, बशर्ते आप मेरी मैथ्स को इम्प्रूव कराओ, तो डेफिनेटली अगर वो एक अच्छा टीचर है तो वो तुम्हारे में इंटरेस्ट लेगा। वो तुम्हें अपने तरीके बताएगा। जैसे कोई बैठ के तुम्हें अभी तरीके बता रहा है यहाँ पे, तो उसको किसी ने कहा नहीं है ये बात करने के लिए, लेकिन उसने फील किया कि उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसके बच्चे उससे थोड़ा दूर हो रहे हैं। उनके बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, थोड़ा स्लो पढ़ाया करो। तो देखो, फास्ट पढ़ाना मेरा चॉइस नहीं है, ये मेरी कंपल्सन है। क्योंकि जिस कंपटीशन को तुम देने जा रहे हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, तो बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं जिनकी स्पीड तुमसे बहुत ज़्यादा है, जिनका नॉलेज के जो स्किल्स हैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हें अपने आप को उनके स्पीड में लाना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब तुम्हारा टीचर तुम्हें क्वेश्चंस को जल्दी करना सिखाए। और तुम्हें यही चीज़ सीखना है। तुम किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो या तुम मुझे ज्वाइन कर रहे हो, तो तुम्हारे टीचर का काम तुमको तुम्हारे स्पीड से समझाने का नहीं है। उसको ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि यार ये तेरी स्पीड है और ये एक्चुअल स्पीड है। जैसे तुम्हारी स्पीड सपोज ये है और रिक्वायर्ड स्पीड ये है, तो ये जो गैप है इसी को फिलअप करने के लिए तुमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। टीचर इस स्पीड में अगर पढ़ा रहा है तो तुम्हें कोशिश करना है कि तुम उसके स्पीड को कैच करो, ना कि तुम उसको अपने लेवल पे लाओ। क्योंकि जब तुम ये करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली टीचर को प्रॉब्लम होगी। और ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो चाहते हैं कि वो अपनी स्पीड को यहाँ लाएं, ना कि टीचर को यहाँ लाने की कोशिश करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हें मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इसका और कोई जादुई मंत्र किसी के पास में भी नहीं है। कोई टीचर अगर तुम्हें धीरे धीरे पढ़ा रहा है, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन उससे तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो तुम्हें स्पीड भी लानी पड़ेगी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम मैथ्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर कर रहे हो। अगला बात होता है कि चेक द सिलेबस एंड सी विच चैप्टर यू आर मोर कंफर्टेबल विथ एंड व्हाट इज़ द वेटेज ऑफ दोज चैप्टर्स इन योर एग्जाम। तो कई बार क्या होता है कि हम एक बार में पूरी सिलेबस देखते हैं। जैसे सीडीएस की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, एनडीए की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, एफकेट में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। हर बच्चे का हर चैप्टर अच्छा नहीं होता है और हर बच्चे का हर चैप्टर बुरा भी नहीं होता है। तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है, तुम्हें सिलेबस को लेके बैठना है। उसमें से पहले देखना है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है और तुम्हारा उस चैप्टर में पकड़ कितना है। सपोज कर लेते हैं कि एनडीए के अंदर टोटल 30 चैप्टर्स हैं, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके 30 के 30 बुरे होंगे। हो सकता है उसके 30 में से 10 चैप्टर्स ठीक ठाक हों, 15 चैप्टर बुरे हों और 5 चैप्टर न्यूट्रल हो। तो अब उसका टारगेट क्या रह गया कि जो 10 चैप्टर हैं और ये जो 5 चैप्टर हैं इनको वो पहले करे, और ये जो 15 चैप्टर जो उसको ढंग से नहीं आते हैं वो पहले ये चेक करे कि उसका वेटेज क्या है, और वेटेज के अकॉर्डिंग वो फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करे। क्योंकि उसको पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो 10 और 5 जिसको वो सही कह रहा है उसकी वेटेज कितनी है और वो उसको कितने अच्छे से आता है। उसके बाद वो उन चैप्टर्स को टारगेट करे जो उसको ढंग से नहीं आता है। उसके लिए उसको टीचर की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। सपोज कर लो किसी बच्चे को मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को वेक्टर एंड 3D नहीं आता है। तो वो क्यों नहीं आता है? हमें एज ए स्टूडेंट कोई चैप्टर नहीं आता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जब तक वो ये रीज़न खुद से नहीं ढूंढेगा तो वो अपने टीचर को भी कन्वे नहीं कर पाएगा। टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, वो भी चाहता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो, लेकिन क्या तुम चाहते हो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये टीचर हर एक वो कोशिश ज़रूर करेगा जिससे कि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर में वो चीज़ों को भर सके। हाँ, उसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए तुम्हें भी तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कोई चीज़ समझ में ना आए, टीचर ने बहुत जल्दी पढ़ा दिया और तुमने दोबारा पूछा और उसने डांट दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है उसने चीज़ को जल्दी बताई हो, वो चाहता हो कि तुम उसकी स्पीड से उसको कैच करो,
लेकिन सपोज़ करो तुमने उसको कैच नहीं किया, तो तुम उससे दोबारा पूछो। लेकिन 3 या 4 बार ऐसा करने के बाद तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर टीचर इस स्पीड से पढ़ा रहा है तो शायद ये रिक्वायरमेंट है तुम्हारी कि तुम भी उसी स्पीड से उसको कैच करो। क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए तुम, कई बार बच्चे आते हैं, सर कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएं। कैलकुलेशन बढ़ाने से पहले तुम्हें अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब तुम एक टीचर को देखो जो थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा है तो तुम उसको कैच करने की कोशिश करो। उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग फास्ट होगी तो तुम्हारा स्पीड भी अपने आप बढ़ने लगेगा। तो सीधी सी बात है कि सिलेबस चेक करो, उसमें तुम देखो कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें अच्छे से आता है, उसको अच्छा करो, और जो बुरा है वो टीचर के कंसल्टेंसी के साथ में उस पर काम करो। ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर को छोड़ के चले जाना है, क्योंकि टीचर हमेशा तुमको वो बात जरूर बताएगा कि इस चैप्टर में ये चीज़ें कर ले, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, और वो करके आ जाना। अगर तुम एंटायर चैप्टर नहीं भी कर रहे हो तो इस पार्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन करके चले जाओ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ये मैंने पहले भी बोला है कि प्रीवियस ईयर पेपर की बुक तुम्हारे पास में डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि ये तुमको एक गाइडेंस देता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि तुम एकदम से तो पेपर देने नहीं चले जाओगे एनडीए सीडीएस का। मान लो तुम एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुमने बोला कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी प्रिपेयर की है, लेकिन यार तुम्हारे पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए या तो तुम्हारे पास में प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए, या फिर उन सबको एक जगह कंपाइल करके एक बुक में मार्केट में अवेलेबल है, तो उनको स्टडी करो और फिर देखो कि एक्चुअली तुम कहाँ स्टैंड करते हो। एक होता है कहना कि मुझे आता है, और एक होता है कि रियल क्वेश्चंस को फेस करके देखना कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एंड देन डेफिनेटली तुम्हें जो भी डाउट आएंगे, या जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे डाउट्स लेगा। जब वो पढ़ाएगा तो वो उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता हुआ जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि तुम्हारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, ट्राई टू इम्प्रूव मैथ्स बाय प्रैक्टिसिंग इट, नॉट फियरिंग इट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई भी बच्चा सीडीएस क्लियर नहीं करता है, वो सारे बच्चे क्लियर करते हैं, बट वो मैथ्स को प्रैक्टिस करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। अब ये प्रैक्टिसिंग मैथ्स क्या होता है? प्रैक्टिसिंग मैथ्स का मतलब होता है कि जब कोई टॉपिक तुम कर रहे हो और उसके कंसेप्ट तुम कर चुके हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का सही सोर्स तुम्हारे पास होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था। एक ऐसा टीचर जिसने अपने मटेरियल को अपने 15-20 ईयर्स के एक्सपीरियंस से क्रिएट किया हुआ है, तो वो तुमको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करा सकता है। साथ ही साथ वो तुम्हारा टेस्ट लेगा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। देखो, एक तो नोट्स होगा उसके पास में अपडेटेड तुमको देने के लिए, जिसमें क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के, उससे तुम प्रैक्टिस करो। उसके टेस्ट जो होते हैं वो कभी स्किप मत करो, चाहे वो डेली हो या वीकली हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हारी स्पीड पे वो वर्क करने की कोशिश करेगा। कि कोई भी सेंसिबल टीचर जब भी तुम्हें पेपर देगा तो वो तुम्हारा एक टाइमर जरूर फिक्स करेगा। सपोज उसने तुमको 10 क्वेश्चन दिए हैं ऑन ए डेली बेसिस करने के लिए एज अ टेस्ट, तो वो उसके लिए तुमको 15 मिनट अलॉट करेगा। अगर वो वीकली तुमको 40 क्वेश्चन का पेपर दे रहा है तो उसके लिए हो सकता है मैक्स टू मैक्स 1 घंटा अलॉट करे। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम तुम्हारा पेपर कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई टीचर डेली ये काम कर पा रहा है तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। वीकली हर कोई लेता है, और एग्ज़ाम से पहले फुल लेंथ पेपर भी हर कोई लेता है, लेकिन अगर कोई टीचर तुम्हें डेली पेपर प्रोवाइड करा रहा है और उसके सॉल्यूशंस भी तुम्हें दे रहा है, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है टीचर ने अपना पूरा 200% तुम्हारे ऊपर लगाया हुआ है। अब तुमको ये देखना है कि भाई तुम अपना 100 भी दे रहे हो या नहीं, क्योंकि बच्चे टीचर से तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, खुद कुछ करने को तैयार ही नहीं। तो ये चीज़ तुम्हें देखना पड़ेगा कि सिर्फ प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस से ही तुम्हारा मैथ्स इंप्रूव हो सकता है। डोंट गेट डिसहार्टेंड इनिशियली इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ फ्यू कंसेप्ट। कई बार बच्चे नए आते हैं क्लास में, 2-3 क्लास अटेंड किया, वो बोलते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं। डोंट गेट डिसहार्टेंड, उनके लिए स्पेशली ये पॉइंट है। डोंट गेट डिसहार्टेंड इफ इनिशियली यू आर नॉट गेटिंग फ्यू कंसेप्ट प्रॉपरली इन द क्लास, एंड डोंट लीव एनीथिंग इन द मिडिल। कंसल्ट द टीचर एंड लेट हिम नो अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम यू आर फेसिंग वाइल डूइंग मैथ्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। पढ़ाई में भी ये काम करता है। सपोज़ कर लो तुम्हें मैथ्स, तुमने एक क्लास किसी टीचर की देखी, सपोज़ मेरी देखी, 2 क्लास देखी, तुम्हें नहीं आया समझ में, तो डू नो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? जब बाकी बच्चों को आ रही है समझ में, तो तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ तुम्हें पता है, और वो प्रॉब्लम तुम जब तक खुद को बता के अपने टीचर को नहीं बताओगे, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी चीज़ को बीच में छोड़ना नहीं है, उसके साथ लगे रहना है,
क्योंकि अगर तुम्हारे आसपास के लोग कर पा रहे हैं जो कि तुम्हारी तरह हैं आर्ट्स बैकग्राउंड के, बट वो कर पा रहे हैं, तो वाई नॉट यू। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी है, और अपने सारे प्रॉब्लम्स को अपने टीचर से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन शेयरिंग इट विथ एनी वन एल्स। इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम सब्जेक्ट के साथ में, तो तुम्हारा टीचर जो है, कंसर्न टीचर जो है, वही तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सिर्फ ये बोलेंगे अच्छा ठीक है नहीं समझ में आ रहा है दूसरी जगह पढ़ ले, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और अगर मान लो दूसरी जगह भी ये प्रॉब्लम हुई, या वहाँ हो गया कि इनिशियली ठीक लगा बाद में नहीं लगा, तो तुम्हें टीचर को, सेंसिबल टीचर है तो वो ज़रूर तुम्हारे प्रॉब्लम्स के अंदर घुस के उसको सॉल्व करेगा। बट यू हैव टू कोऑपरेट विथ योर टीचर, तुम्हें उस टीचर के साथ रहना, उसके ऊपर भरोसा करना है, तभी वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा फिल्मी है लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैथ्स विल इम्प्रूव ओनली बाय लविंग इट, सो मेक इट योर लव, योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। सीधी सी बात है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए सब कुछ करने का मन करता है। तो मैथ्स को अपना प्यार बना लो। अब प्यार बना लो तो उसके लिए क्या करना है, उसको करना है। करना है का मतलब है कि गर्लफ्रेंड है तो उससे खूब प्यार करना है, तो मैथ्स को अगर अपना प्यार बना लिया तो उससे खूब प्यार करो। और गर्ल्स लोग के लिए कि उसको बॉयफ्रेंड बना लो। जैसे हम अपने एडोलेसेंट एज में, जिस एज से अभी तुम गुजर रहे हो, तुम्हारे कोई ना कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जरूर होते होंगे, तो तुम्हारा मन करता होगा कि उसके साथ मैक्सिमम टाइम बिताएं, उसके लिए सब कुछ करें। तो वाई नॉट मैथ्स। कुछ बच्चों को सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है, सब्जेक्ट टीचर से प्यार हो जाता है, तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकता। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मैथ्स से तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फेयर है, एक हवा बना रखा है तुमने मैथ्स को, तो स्टार्ट लविंग मैथ्स। तो जैसे जैसे तुम उससे प्यार करोगे तो हो सकता है सब्जेक्ट भी तुमसे प्यार करने लगे। तो ये प्यार मोहब्बत वाला जो इक्वेशन है, ये तुमको अपने सब्जेक्ट के साथ में बनाना है। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु रियली वांट टू इम्प्रूव मैथ्स बाय फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सबको मैं यही कहूँगा कि अगर इन वीडियोस में जो भी पॉइंट मैंने कवर किए हैं उसको तुम रियल सेंस में फॉलो अप कर लेते हो, तो डेफिनेटली योर मैथ्स विल इम्प्रूव, एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। तो डेफिनेटली इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, एंड अगर इसके बाद भी कुछ चेंजेस नहीं आते हैं तो डू फ्री टू कंसल्ट मी फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा बन गया है। सो टेक केयर, डू गिव मी अ फीडबैक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।